दोस्तों अक्सर मैंने एक चीज देखी है कि जितने भी नए इन्वेस्टर मार्केट में आते हैं उनका मार्केट में आकर सबसे पहला सवाल ये रहता है कि हम अपना जो म्यूचुअल फंड है वो कैसे चूज करें, कैसे हमें पता हो कि जिस म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं वो एक सही म्यूचुअल फंड है मेरे लिए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि वो क्या तरीके हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना है अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले हैं और आप एक बेटर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हुए आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज आती है आपके पर्सनल एस्पेक्ट से रिलेटेड और दूसरी चीज आती है उस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपको अगर कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आपको समझना है अपने बारे में। अपने बारे में समझने का मतलब क्या है कि क्या आप वेल्थ एक्युमुलेशन मोड में हैं, आप वेल्थ क्रिएट करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप अपनी वेल्थ जो है उसको प्रिजर्व करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने ऑलरेडी एक अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट कर लिया है और अब आप बस ये चाहते हैं कि ये मेरा कॉर्पस कम ना हो। और तीसरा ऑप्शन आता है कि आपने एक वेल्थ भी क्रिएट कर ली है, अब आप रिटायरमेंट की एज पे आ चुके हैं और आप उससे रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहली इसमें आती है कि आप अपनी लाइफ साइकिल की वेल्थ क्रिएशन की किस स्टेज पे खड़े हैं इस चीज को देखने के लिए। तो अगर हम यहां पर एग्जांपल लेते हैं, अगर आप वेल्थ क्रिएशन के स्टेज पे हैं तो यहां पर आपको थोड़ा रिस्की म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है, जहां पर आप यहां पर अच्छी रिटर्न्स कमा सकें। जहां पर आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में उस टाइम पे इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। वहीं अगर आप सेकंड स्टेज पे आ जाते हैं, आपने एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर ली है, आप उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आप देख सकते हैं ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो इक्विटी और डेट दोनों में ही इन्वेस्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा पैसा, ताकि जब मार्केट की डाउन साइड आए तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स आपको एक अच्छी प्रोटेक्शन यहां पर बनाकर देते हैं, जैसे कि आपके हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो आपकी इक्विटी और डेट दोनों में ही पैसा लगाते हैं। तीसरी ऑप्शन आपके पास आती है कि जब आपने एक अच्छी वेल्थ भी क्रिएट कर ली है, अब आप रिटायरमेंट मोड में चले गए हैं, तो आप एक इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो उस केस में आपके काम आता है जो म्यूचुअल फंड का एक SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का ऑप्शन है, वो ऑप्शन। उस ऑप्शन की वजह से आपको मदद मिलती है और आप अपना जो एक कॉर्पस है उस पर रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। दूसरी चीज डिपेंड करती है कि आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा है, आप कितना रिस्क लेने को तैयार हैं। अब रिस्क को आपको बहुत ज्यादा तरीके से समझने की जरूरत है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि ज्यादा रिस्क लूंगा तो ज्यादा रिटर्न मिलेगी, लेकिन ये सीधा सीधा ऐसे लिंक्ड नहीं होता है। ज्यादा रिस्क लोगे तो ज्यादा रिटर्न भी मिल सकती है और ज्यादा लॉस भी हो सकता है। तो आपको वो चीज समझनी है कि क्या आप ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हो या नहीं हो। तो अगर आप ज्यादा रिस्क जैसे लेने को तैयार हो तो आप स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, स्मॉल कैप फंड्स में, मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। और उसके साथ साथ यह भी देखना जरूरी है कि आप जिस पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं वो चीज भी बहुत ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप 2-3-4 सालों के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप हाइब्रिड फंड में जा सकते हैं, या फिर आप इक्विटी में भी लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप 10 से 15 सालों के लिए इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आप स्मॉल कैप फंड में भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप हाई रिस्क लेते हैं, आप हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं लेकिन आपका टाइम हॉरिजन 1-2 साल का ही है, तो आप स्मॉल कैप फंड से बचने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनका आपको सबसे पहले ख्याल रखना है अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। अब आपने ये सारी चीजें अपने बारे में समझ ली और आपको ये पता चल गया कि आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब आती है आपकी म्यूचुअल फंड सिलेक्शन की दूसरी स्टेज, जहां पर आपको यह देखना जरूरी है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कौन से पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को आपको यहां पर परचेज करना है। अब दोस्तों, इसके लिए अभी मैंने रिसेंट में एक बहुत ही अच्छा फ्रेमवर्क देखा है, निपन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस ने ये फ्रेमवर्क निकाला है पावर फ्रेमवर्क के नाम से, जो आपकी ये सारी प्रॉब्लम को यहां पर सम अप कर देता है। पावर फ्रेमवर्क में आपका क्या आ जाता है कि सबसे पहले आता है पीओ का मतलब हो गया परफॉर्मेंस ओवर बेंचमार्क। तो ये चीज आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में देखनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है कि जो भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। हर म्यूचुअल फंड एक बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो करता है, जो आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड की फंड फैक्ट शीट देखेंगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा कि वो फंड कौन से बेंचमार्क को फॉलो कर रहा है। तो आपको
आपको ये चीज देखनी जरूरी है कि क्या वो म्यूचुअल फंड ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म अपने बेंचमार्क को एक रेगुलर बेसिस पे बीट करते हुए आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपको एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा कि क्या आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेंचमार्क जितनी रिटर्न तो आप पैसिव इन्वेस्टमेंट करके ईटीएफ में इन्वेस्ट करके भी जनरेट कर सकते हैं। दूसरा पार्ट इस फ्रेमवर्क में आता है डब्ल्यू का मतलब हो गया वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टर्स। तो इसमें होता क्या है कि आपको यह देखना है किसी भी म्यूचुअल फंड में बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या वो म्यूचुअल फंड जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं या कुछ ही इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। हालांकि यहां पर आपको मदद क्या मिलती है, आपको इससे एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिलता है कि जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं वो म्यूचुअल फंड में बहुत सारे और लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे आपको एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिलता है। अब ये चीज हमेशा जरूरी नहीं है कि जो सबसे ज्यादा वाइड इन्वेस्टर वाला म्यूचुअल फंड हो वो सबसे अच्छी रिटर्न्स ही दे रहा हो, लेकिन एक अच्छा पर्सपेक्टिव इससे आपको इस म्यूचुअल फंड के बारे में समझने में मिलता है, उस म्यूचुअल फंड पे ट्रस्ट करने पे आपको यहां पर एक हेल्प मिलती है। तीसरा यहां पर पावर में आता है ई का मतलब हो गया एक्सपीरियंस, टोटल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस कितना है अक्रॉस अलग अलग मार्केट साइकिल। आपने अभी देखा है कि कैसे मार्केट बहुत ज्यादा करेक्ट हो रही है। आज से 6-8 महीने पहले तक मार्केट बहुत अच्छी रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे रही थी। तो आपको यह चीज देखनी भी जरूरी है कि जो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो म्यूचुअल फंड कितना पुराना म्यूचुअल फंड है, वो अभी तक कितनी मार्केट साइकिल्स को देखते हुए आया है और उन मार्केट साइकिल्स में वो म्यूचुअल फंड कैसी रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे रहा है। क्योंकि इस एक्सपीरियंस को ही एक म्यूचुअल फंड आगे जब मार्केट में गिरावट आती है उस टाइम पे लगाता है और आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। और आखिरी वर्ड आता है आर, यानी कि राइट साइज्ड एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब देखिए दिक्कत क्या होती है, जैसे कि मैंने अभी रिसेंट में एक्सिस ब्लू चिप फंड पे वीडियो बनाई थी, तो वहां पर मैंने देखा था कि एक बहुत ज्यादा इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट हो गया था, जिसकी वजह से अब पिछले 1.5-2 सालों से ये म्यूचुअल फंड अपनी बेंचमार्क से बहुत ही खराब रिटर्न दे रहा है। हमने देखा था एक साल में लगभग 6-7% की कम रिटर्न ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से जनरेट कर रहा है। तो यहां पर अगर आप बहुत ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा यहां पर हो सकता है कि अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि म्यूचुअल फंड के पास जब बहुत ज्यादा पैसा अंडर एसेट अंडर मैनेजमेंट में आ जाता है तो एक म्यूचुअल फंड को कभी कभी समझ नहीं आता कि इस एक्स्ट्रा पैसे को हम कहां पर डिप्लॉय करके एक एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट कर सकें और बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सके। उसी तरह अगर म्यूचुअल फंड हाउस का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, 100-50 करोड़ के आसपास ही होता है, तो वहां पर आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम झेलने को मिल सकती है। जैसे कि मेरे को कई बार इन्वेस्टर्स बताते हैं कि उन्होंने ये फेस किया है कुछ म्यूचुअल फंड्स में जो बहुत ही कम एसेट अंडर मैनेजमेंट वाले म्यूचुअल फंड्स थे, जब मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट आई थी तो वहां पर उनकी जो रिडम्पशन रिक्वेस्ट है वो भी कभी कभी रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं रखा होता है और अचानक से म्यूचुअल फंड हाउस ऐसा भी नहीं कर सकता कि सारी सिक्योरिटीज बेच के आपको पैसा दे दे। तो इसलिए आपको यह चीज देखनी बहुत जरूरी है कि वो जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो तो ना तो बहुत ज्यादा कम हो और ना ही बहुत ज्यादा हो, ताकि आप एक अच्छा रिटर्न्स एक लॉन्ग टर्म में यहां पर जनरेट कर सके। तो ये एक अच्छा पावर फ्रेमवर्क यहां पर मिला है जिससे एक नए इन्वेस्टर को एक इजी टू यूज इजी टू अंडरस्टैंड वे में समझ आ सके कि आप लोग कैसे कभी अपनी इन्वेस्टमेंट अगर शुरू करना चाहते हैं तो कैसे आप एक राइट म्यूचुअल फंड का चुनाव कर सकते हैं। तो अगर आप लोग भी अभी एज अ बिगिनर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये दोनों पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट आपको अपने बारे में समझना है कि आपका रिस्क क्या है, आपका गोल क्या है, और उसके हिसाब से आपको चूज करना है कि आप लार्ज मिड और स्मॉल कैप किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में कितना पैसा अपना एलोकेट करना चाहते हैं। और उसके बाद जब आप ये चीज डिफाइन कर पाएंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप ये पावर फ्रेमवर्क का यूज करके किसी म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आपको आइडेंटिफाई आप कर पाएंगे कि आपको जो भी म्यूचुअल फंड आपने चूज किया है अगर आप उसमें ये चीजें देखेंगे कि वो अपने बेंचमार्क को कैसे बीट कर रहा है, उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट कैसा है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, वो कितनी मार्केट साइकिल तक यहां पर काम कर रहा है, उसका इन्वेस्टर बेस कैसा है, तो आपको एक अच्छा
पर्सपेक्टिव मिलेगा कि आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। और ऐसी मार्केट कंडीशन में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक राइट म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करें और अपने रिस्क के हिसाब से ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। काफी टाइम से लोग पूछ रहे थे कि एक नए इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड में चूज करने में क्या की चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मेरी तरफ से दोस्तों आज बस इतना ही। धन्यवाद।